आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। नमस्कार सुधीजनों। मैं कोई वकील नहीं जो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करके आपको दिखलाऊं। आज जो कुछ भी मैं कहूंगा सच कहूंगा और सच के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहूंगा। मेरी उम्र 65 इयर्स है और वाराणसी के एक बहुत छोटे से स्कूल उदय प्रताप इंटर कॉलेज के अंतर्गत मैं भूगोल प्रवक्ता के पद पर कार्य करता रहा हूं। 2019 में मैं अवकाश प्राप्त किया। जाहिर सी बात है, तकरीबन पैदा होने से लेकर 64 वर्ष की उम्र तक मैंने काशी को भरपूर देखा, समझा और इसे जिया भी। आज वर्तमान समय में हम चुनाव के बिंदु पे खड़े हैं और पूरे वाराणसी के जनमानस में इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि काशी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, कोई बाहर का राजनीतिज्ञ आकर काशी की धरती पे इस बहस में अपने आप को इस बात के लिए साबित करे कि काशी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह थोड़ा उचित नहीं होगा। काशी में जिन्होंने भरपूर अपनी जिंदगी जी है, उनकी आंखों पे, उनकी स्मृतियों पे भरोसा करना शायद ज्यादा भरोसेमंद होगा और मैं इस संदर्भ में गवाही दे सकता हूं। मुझे याद है, बचपन से लेकर एक लंबी उम्र तक मैं किसी उस शासन की बात नहीं करूंगा जिसकी सत्ता इस देश में चलती रही, लेकिन वाराणसी में अपने देश का या इस देश से बाहर का कोई भी राजनेता आया तो एक पतली सी सड़क हुआ करती थी, बाबतपुर से लेकर काशी तक पहुंचाने वाली। ऊबड़ खाबड़, बीच में गड्ढे, बेतरतीब। लेकिन कुछ 70 सालों के बाद एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसने विकास की एक नई इबारत लिख दी और सत्ता के शीर्ष पे वो व्यक्ति बैठा जिसको गुजरात में 4 से 5 बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसके अनुभव की वानगी काशी ने देखी। बाबतपुर से लेके गिलट बाजार तक 4 लेन की सड़क देखते देखते बन गई और उसके सौंदर्यीकरण का कार्य भी देखते देखते कंप्लीट कर लिया गया। काशी के लिए यह एक ऐतिहासिक पल था जब इतनी खूबसूरत 4 लेन की सड़क से काशी दो चार हुई और यह कार्य लगभग 70 सालों में तो नहीं पूरा हुआ था, इधर आकर पूरा हुआ। मेरी एक बात भी अगर गलत हो तो आप अवश्य मेरी बातों का प्रतिवाद कीजिएगा। और यहीं तक काशी का डेवलपमेंट नहीं रुका। इसी काशी के अंदर सारी रात छतों पे काशी के लोगों की गुजर जाती थी। क्यों? क्योंकि साहब बिजली नहीं होती थी, गर्मी का मौसम होता था और पूरे मोहल्ले में जब हल्ला होता था तब पता चलता था कि लाइट आ गई है। तो और फिर कुछ पल खुशियों के मिलते थे उस गर्मी में 72 घंटे की समय अवधि बिताने के बाद, जब व्यक्ति सुकून और पल से सो सकता था। पूरे मोहल्ले में लाइनमैन को बुलाया जाता था और पैसे इकट्ठे किए जाते थे। किस बात के? साहब उस ऊपर वाली लाइन फेज में
अक्सर लाइन ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण नहीं रहती है, लिहाजा लाइनमैन से अनुरोध होता था कि उस फेज को नीचे कर दो, और फिर इस कार्य के लिए उसे पैसे दिए जाते थे। हम लोगों ने एक लंबे समय अवधि तक काशी के अंदर अपने गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने वालों के दर्शन नहीं किए साहब। और अब तो आलम यह है कि सीटी बजाकर आपसे वो आपके घर का कूड़ा लेता है। और गलियों की बात तो छोड़ दीजिए, शहर की सड़कों पे अब झाड़ू लगते हैं। विकास की रफ्तार यहीं नहीं रुकी साहब। इस काशी के अंदर इतने लंबे समय तक शासन करने वालों ने कभी यह नहीं सोचा कि काशी की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के अंतर्गत गोधौलिया के ऊपर, टाउन हॉल के ऊपर, बेनिया बाग के ऊपर और कचहरी वाराणसी के अंतर्गत किसी स्टैंड की भी आवश्यकता है या नहीं है। अब शानदार स्टैंड यहां बन गए हैं और अपने आप 2 पहिए 4 पहिए की गाड़ी वहां रख के इत्मीनान के साथ आप मार्केटिंग कर सकते हैं। यह कार्य भी इधर विगत कुछ वर्षों में ही हुआ है। हम लोगों ने वो भी काशी के अंदर देखा था जब आधे आधे किलोमीटर के ऊपर बिजली के पोल होते थे और बल्ब उसके ऊपर कड़ुआ तेल की तरह जलते थे। अब यह उपमा बड़ी विचित्र लग रही होगी आपको, कड़ुआ तेल की तरह जलना, लेकिन आज की तारीख में आप खुद देखिए कि कितने मीटर के ऊपर पोल लगे हुए हैं और पूरा का पूरा शहर रोशनी से नहा रहा है। इतना ही नहीं, शहर के अंदर तारों का जाल, मकड़ जाल, वो सब गायब हो चुका है और वो सब अंडरग्राउंड हो गया। गलियां जो अभिशप्त हुआ करती थीं, बरसात का पानी जहां लग जाता था, गंगा का पानी लग जाता था, गलियों में नावें चला करती थीं, अब उन गलियों में पत्थर बिछाए जा चुके हैं। विकास की रफ्तार यही नहीं रुकी है। काशी घाटों के लिए जानी जाती है और घाटों का सुंदरीकरण हुआ। एक एक शानदार घाट बन गए और शायद कम लोगों ने रात्रिकालीन बेला में कभी खिड़किया घाट से लेके 80 घाट तक का सफर किया होगा। मैं आपसे कहता हूं, अगर नहीं किया तो अब जरा कीजिएगा। नैना विराम दृश्य है खिड़किया घाट से लेके 80 घाट तक। लाइटिंग का वो खूबसूरत नजारा आपको दिखाई देगा कि लगेगा जैसे स्वर्ग काशी में उतर आया है। विकास की रफ्तार यहीं तक नहीं रुकी है। गोधौलिया जो भीड़ भाड़ से हमेशा संत्रस्त रहा करता था, आज उस गोधौलिया पे दशा सुमेध तक पत्थर बीत चुका है। सड़क के दोनों किनारे बूढ़े बुजुर्गों के बैठने के लिए चबूतरे बने हैं और गोधौलिया से लेके आप चौक की तरफ अगर चलेंगे तो पत्थर की वो ढलैया करके सड़क बनाई गई है कि शायद 30-35 सालों तक आने वाली किसी भी गवर्नमेंट के लिए वहां कोई कार्य करने को शेष बाकी नहीं बचा है सड़क के संदर्भ में। और एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य काशी के अंदर जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। काशी के अंदर कहते हैं कि औरंगजेब के द्वारा काशी विश्वनाथ को स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवा देने के बाद अहिल्याबाई होलकर के द्वारा काशी विश्वनाथ में शिवलिंग की स्थापना की गई और पूरी काशी सकरे गलियों से होते हुए बाबा विश्वनाथ की दर्शन करती थी। और आज की तारीख में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
इस गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्य के अंतर्गत वह आश्चर्यजनक कारनामे का कार्य है जिसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के वो सारे राजनीतिक जो सत्ता के शीर्ष पे बैठने की ख्वाहिश रखते हैं, उनको मैं चुनौती देता हूं कि वो आए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में और शिवलिंग के ऊपर हाथ रख के एक बार अपने विचार के अंदर इस धारणा को ले आए कि अगर मैं होता सत्ता में तो क्या ये अद्भुत कार्य मैं कर पाता। जवाब क्या निकलेगा, आप जरा जाइए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और देखिए और फिर सोचिए क्या किसी दूसरे राजनेता की स्थिति इतने भव्यतम सुंदरतम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बना देने की थी। कमाल की बात मित्रों, एक विवाद की स्थिति नहीं, नेशनल मीडिया चैनल के ऊपर तब तक काशी कॉरिडोर का एक भी फोटोग्राफ्स उपलब्ध नहीं किसी को जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो गया। और सबसे कमाल का कार्य कि मां अहिल्याबाई होलकर को अगर यह श्रेय जाता है कि उन्होंने काशी विश्वनाथ में शिवलिंग की स्थापना कराई, महाराज रणजीत सिंह जी को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने काशी विश्वनाथ के शीर्ष पे सोने की चादर मढ़वाई, तो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने मां गंगा को विश्वनाथ धाम से आमना सामना करा दिया। और अब आने वाले वक्त में दशाश्वमेध के ऊपर दर्शनार्थियों का रेला कम आएगा, खिड़किया घाट पे वो रेला ज्यादा आएगा और फिर वो आएंगे सीधा का सीधा मणिकर्णिका घाट के पास ललिता घाट के करीब और स्नान करके सीधा बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। वो कल्पना से परे भी जो आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसा ये अद्भुत कार्य है काशी के अंदर वर्तमान प्रधानमंत्री का विश्वनाथ कॉरिडोर। बड़ी लंबी फेहरिस्त है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जो बाबतपुर से गिलड़ बाजार तक आता है और खुली आंख से आता है और फिर वो कहे कि काशी में कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्या कहूं। रातों में किसी को नहीं दिखता हो वो बात समझ में आती है, दिन में अगर किसी को नहीं दिखाई देता तो यह डॉक्टर की विषय वस्तु है कि ऐसे व्यक्ति के आंखों का इलाज कराया जाए। अद्भुत कार्य हुए काशी से बाहर। बड़ी लंबी फहरिस्त है कि मैं काशी की चर्चा करूं, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। और बड़ा दिलचस्प यहां पे एक सवाल उठता है कि क्या पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं उनके पास पैसे की कमी थी, इच्छा शक्ति की कमी थी, या संसाधन नहीं थे। आज वर्तमान में वही व्यक्ति हैं कार्य करने वाले, वही खजाना है। फिर इस गवर्नमेंट ने कैसे इन लोगों से ये सारे कार्य करा लिए और ये सब विकास हमें सड़कों पे दिखाई दे रहा है। घाटों का सुंदरीकरण जो हुआ, जलपोतों के द्वारा व्यापार के कार्य की भी स्थिति बना दी गई काशी के ऊपर। और थोड़ा सा चर्चा तो नहीं करना चाहता क्योंकि काशी पे ही मैं मुख्यतः केंद्रित रहना चाहता था, लेकिन एक बात कहना जरूर चाहूंगा। कल जो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को अपनी जागीर समझा करते थे, धमकाते थे और अपने हितों में उनका साधन करते थे, आज उसी पुलिस ने वो लकीर खींच दी है वर्तमान चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में, जहां अपराधी थर्राते हैं। आप किसी उस एक गवर्नमेंट के बारे में मुझसे बात कीजिए जिसने कभी इन गुंडा माफियाओं के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ने की बात की हो। साहब, खरोच लगाने की हैसियत किसी गवर्नमेंट की नहीं थी।
और इनके करोड़ों की संपत्ति को जमी दोज कर दिया इस गवर्नमेंट ने। और जाहिर सी बात है कि ऐसा वही व्यक्ति करेगा जो राष्ट्र से प्रेम करता है, जो सकारात्मक सोच का बंदा है और जो सही को सही और गलत को गलत नजरिए से देखने की हिम्मत रखता है। और ऐसा देखने वाला सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है और वो होता है आध्यात्मिक व्यक्ति। सांसारिक व्यक्ति के तो राग द्वेष कहीं ना कहीं जाके उलझे ही रहते हैं दुनियादारी में। आज पूरा का पूरा यूपी सुकून की जिंदगी जी रहा है। प्रदेश के सारे जिलों तक पहुंचने वाला चीफ मिनिस्टर कोरोना काल में अपनी कार्यशैली का अद्भुत उदाहरण पेश करता है। और एक तरफ दूसरा भी उदाहरण है कि 5 सालों में जो किसी जगह किसी विपत्ति में जनता के साथ खड़े नहीं हुए, वे लोग आज दर दर भटक रहे हैं सिर्फ सत्ता पाने के लिए। क्या क्या नहीं कहा गया। वैक्सीन मत लगवाइएगा, नपुंसक हो जाएंगे। अब उस पढ़े लिखे एमएलसी से मैं क्या बात करूं कि उस समय तो वैकेंसी बनी भी नहीं थी। उन भाई साहब को कैसे पता चल गया कि उसको लगने से व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। अद्भुत ये सकारात्मक सोच है भाई साहब की। हम लोगों को इस तरह की सलाह देंगे और फिर दूसरी तरफ ये कहेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। गंदी सोच है। लेकिन फिर भी हम ही आपका आशीर्वाद लेकर ये लोग चुनाव जीत जाते हैं और हमारे ही आपके सर पे ये डंडा बजाते हैं। लेकिन एक चीज आपने कभी ख्याल किया कि आज राजनीति उस मुकाम पे जाके बैठ गई है जहां कोई गुंडा बल के आधार पे, धन बल के आधार पे चुनाव नहीं जीत सकता। अगर उसे चुनाव जीतना है तो उसे कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य किए वो सत्ता के शीर्ष पे नहीं पहुंच सकता। और फिर ख्याल कीजिए कि कार्य करके सत्ता के बल पे पहुंचने की ये संस्कृति कहां से शुरू हुई और कब से शुरू हुई। मजाक तो उसका भी उड़ाया गया था उस काल में, उस समय में। मैं आपसे सुधीजनों सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, दूसरों की आंखों से देखना बंद कीजिए, दूसरों के पैरों से चलना बंद कीजिए, दूसरों की सोच के नजरिए से सोचना बंद कीजिए। अपनी आंखें खोलिए, अपने पैरों पे चलिए, अपने विचारों से भरोसा कीजिए और जो आपको सही लगता है उसको चुनिए और सत्ता के शीर्ष पे बैठाइए। ये जातिवाद के ठेकेदार जो जातियों में हमें विभाजित करके अपनी सत्ता की कुर्सी हासिल कर रहे हैं, उनकी इस मठाधीशी को समाप्त कीजिए। ये कौन होते हैं हमको भेड़ की तरह हाँकने वाले? ये बताएंगे कि हमको कहां वोट डालना है और कहां नहीं डालना है। आप खुद अपनी आंखें खुली रखें और जो कुछ दिखाई देता है उस आधार पर वोटिंग करें। आप खुद अपनी विचारधारा को विस्तार दें, जात पात के दायरे से बाहर निकलें और जो आपको उचित लगता है आप वहां वोट दें। आज धीरे धीरे पूरी दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है और याद रख लीजिएगा, आज की तारीख में जो लोग सक्षम, ताकतवर, आत्मनिर्भर नहीं होंगे, उन्हें आने वाले वक्त में जिंदा रहने का हक नहीं होगा। यह चीज आज पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है। शक्तिशाली राष्ट्रों के समक्ष कमजोर राष्ट्रों की कोई हैसियत और औकात नहीं है। ऐसे में आज भारत को मजबूत बनने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है और विकास की उस नई इबारत को लिखने की जरूरत है जहां से हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का एक नया सवेरा होता है। आइए हम सब मिलकर मतदान अवश्य करें।
और जो भी सरकार बनाए पूर्ण बहुमत से बनाए, जिससे कि वो शिकायत न कर सके कि हमें कार्य करने के लिए जो 5 साल आपने दिया वो अपंग और लाचार सरकार के रूप में दिया था, इसलिए मैं कार्य नहीं कर पाया। जय हिंद, भारत माता की जय।